हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज हमारा क्या है, तो आज हमारा 21 अगस्त है। कितना तारीख है आज? तो हमारा आज 21 तारीख है, 21 अगस्त है आज 21। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके मैं बारे में डिस्कस करूँगा, चाहे वो पीटी का स्तर पे हो या मेंस का स्तर पे हो या इंटरव्यू का स्तर पे हो, ताकि आपको तीनों सेक्शन में आपको इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होंगे उसको मैं बताऊंगा। और ये भी चीज़ें बताऊंगा कि भाई कौन सा टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कौन सा न्यूज़ आर्टिकल नहीं है जिसको मैं टिक नहीं लगाता हूँ। जो आप जिसको PDF जो डाउनलोड करेंगे हमारे चैनल में या टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आपको वहाँ ये PDF मिल जाएगा। दूसरी बात ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और जो भी लोग हमारे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे ये विनती करूँगा कि आप इसको क्या करें, जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको इससे तैयारी करने का एक माध्यम बने उनको। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें को। आज जो हमारा पहला टॉपिक है, इस चीज़ टॉपिक के बारे में कल भी डिस्कस किया था। CBI जो अभी पूछताछ चल रही है ईडी से, उसमें ये पता करना है इंटरव्यू के स्तर पर आखिर ये मामला है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये किस लिए इनको ये ऐसा किया जा रहा है, तो समझेंगे इसमें। तो दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला एक है, इसी घोटाला है, उसका नाम है दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला। मामले में CBI ने शनिवार को 3 आरोपी थे, उन 3 आरोपी थे, उसको 12 घंटे पूछताछ किया है। और एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपितों के खिलाफ दर्ज FIR ED के साझा किया है। और ED जो है FIR को खंगाले जाएगा, मतलब जांच करेगी। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो वो उस पर जांच करेगी। यही इसका मेन मुख्य व्यू यही है इस टॉपिक का। इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है चीज़ें, आप इससे पढ़ सकते हैं चीज़ों को इसमें, लेकिन ज़्यादा उतना न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है चीज़ें। अगर चीज़ें देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो भारत के साथ एक और युद्ध नहीं चाहता पाक, मतलब पाकिस्तान जो है भारत के साथ एक और युद्ध नहीं करना चाह रहा है। जो कल उसका स्टेटमेंट आया है, जो पाकिस्तान को अब यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान के अगर बात किया जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। इस बात को भी जानना जरूरी होगा आपको कि वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है। तो पाकिस्तान के, उनका नाम है शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा है कि उनका देश भारत के साथ एक और युद्ध नहीं चाहता है, वह दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति चाहते हैं। ठीक है, और कश्मीर मसले का निदान बातचीत से करने के इच्छुक हैं, और ना कि युद्ध के जरिए। दोनों देश एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। ये उनके पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट है। तो इस चीज़ को बस जानेंगे चीज़ों को, ये क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट आया है वहाँ से। क्या आगे अगर बात करूँ तो एक कल वहाँ के बिहार के जो अभी नया गठबंधन सरकार चेंज हुई है उसमें उन्होंने एक नया तरकीब लेकर आया गया है। कल स्टेटमेंट आया था जो डिप्टी CM है हमारे, कि मंत्रियों को मिलने वाले उपहार को लेकर भी गाइडलाइन तय किया है। उन्होंने कहा है किसी से भेंट के रूप में आप गुलदस्ता या अन्य वस्तु को लेने से परहेज करें, इसके बदले आप किताब कलम का आदान प्रदान करें। उप मुख्यमंत्री ने अपने लिए भी ऐसा भी आग्रह किया था। उन्होंने ये भी कहा है सभी मंत्री जो विभागीय मंत्री हैं, तो उनको कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देने को कहा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा, शिष्टाचार पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक आदि अगर उम्र में बड़े हैं तो उन्हें पाँव नहीं छूने दें, शिष्टाचार के साथ पेश आएँ। और उन्होंने ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करें, नमस्ते या आदाब कहने की परंपरा को प्रोत्साहित करें। मंत्रियों का व्यवहार सबके साथ सौम्य और शालीन होना चाहिए। बातचीत में सकारात्मक रहें और निरर्थक विवादों से बचें। सादगी से पेश आते हुए सभी जातियों और धर्मों के गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों के प्राथमिकता के आधार पर सहायता करें। ये उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें था हमारा बिहार के संदर्भ में नया बैठक जो अभी मंत्रिमंडल आया है उसके हिसाब से था ये चीज़ें। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। अगर हम बात करें आगे, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये है हमारे न्यायपालिका के ऊपर एक मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश NV रमना जो अभी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे, उनका भरोसा टूटे नहीं। उन्होंने ये भी कहा अगर लोगों को न्यायपालिका से भरोसा टूट जाता है
और न्यायपालिका ध्वस्त हो जाती है तो लोकतंत्र का बना रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और शिक्षा और ये भी क्या उन्होंने ये भी सुनिश्चित किए हैं कि समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों को न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने जजों के खाली पदों को भरने और देश भर की अदालतों में सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर ही बात किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र को अदालतों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए राज्यों को वित्तीय मदद देनी चाहिए। और शिक्षा के फैक्ट्रियों पर हो रहे डिग्री और मानव संसाधनों के मूल्यांकन के बारे में उन्होंने कहा है कि देश में शिक्षा के जो फैक्ट्री है उसकी बाढ़ आने से डिग्री और मानव संसाधन का अवमूल्यन हो रहा है। इसके लिए उसे किसे दोषी ठहराया जाए उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव का समय है। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जो छात्रों के वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाए। तो उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया, उन्होंने अच्छा पॉइंट बताया है। अब ये है एक और है कि कल्याण योजनाओं से गरीबों को मिलती है सहायता। मतलब द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं से कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता मिलती है और इसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है। तमिलनाडु की जो पार्टी है, सरकार है, उन्हें कहा चुनाव के दौरान मुफ्त पर का वादा करने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर उन्होंने याचिका पर विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति जो है सो राजनीति से प्रेरित है। उस समय जनहित याचिका दायर की थी जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला, तो उसमें का ये बात है। तो इसमें इतना ही जानना जरूरी है चाहिए। देखिए 3000 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर में भी, ग्वालियर से आगरा के बीच एक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस चीज़ को भी देख सकते हैं चाहिए। ऐसे आज संडे है तो संडे के चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत कम ही रहती है चीज़ें, फिर भी हम लोग देख रहे चाहिए। बहुत ही अच्छा यहाँ है आपका आर्टिकल आ गया है चाहिए कि ये है हमारा क्या, तो ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करेगी पैक्स। जो पैक्स जो है वो बहुत ही अच्छा चीज़ें है, इसमें आप समझेंगे चीज़ों को क्या है। तो क्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों की बनी एक ऐसी सहकारी समितियां हैं जो छोटे व सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वावलंबन को सशक्त बनाती है। पैक्स काफ़ी पहले से देश में कार्य कर रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार इन्हें लेकर बड़ी योजनाएं बनाई है। उसका उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी कर ग्रामीण आर्थिकी का आधार मजबूत करना। बीते सप्ताह केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दोहराया है कि पैक्स के माध्यम से देश के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बृहद कार्य किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने जा रही है। देश में 3.5 लाख पैक्स को संसाधनों समृद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है और तेज कदम बढ़ा रही है केंद्र की इस महत्वपूर्ण योजनाओं के बीच पर ये सब चीज़ें दिया गया आज दिया गया है क्या। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो 2002 में किसानों के लिए जमा वृद्धि योजना भी शुरुआत किया गया था। आज 2026 सदस्य योजना में निवेश कर रहे हैं। यदि किसी सदस्य को ऋण अथवा अपनी जमा रकम की जरूरत है तो नगद ले सकता है। सावधि जमा पूंजी के विरुद्ध कर्ज लेने की सुविधा है। पैक्स खेती के लिए कृषि यंत्र भी प्रदान करती है। इसे उर्वरक मतलब खाद जो होता है, धान और गेहूँ की बिक्री व कृषि यंत्रों की सेवा प्रदान के लिए के एवज में कमीशन मिलता है। और बिहार में 8400 पैक्स हैं जिन्हें समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का मौका मिलता है। आगे देखें इसमें क्या होता है और भी क्या है, तो शिक्षा के लिए भी मिलता है ऋण। यही इसको समझेंगे, आखिर इसको डिटेल से लोग जानना जरूरी है कि आखिर पैक्स होता क्या, पैक्स हमें कितने लाभ मिलता है। तो शिक्षा से स्वावलंबन की राह भी पैक्स के माध्यम से खुल रही है। उन्होंने झारखंड का एक उदाहरण दिया है कि झारखंड के दौर में पैक्स जो चल रहा है उसमें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान पर ग्रामीणों का भावना संभालने में जुटी हुई। किसान खाद बीज के लिए पैसे लेकर खेती करते हैं तो पढ़ने की इच्छा रखने वाले के शिक्षा ऋण लेकर भी स्वावलंबी बन रहे हैं। वर्ष 2006 में बनी इस पैक्स ने 600 परिवारों की आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। और बेटी के लिए विवाह के लिए भी ऋण मिलता है। तो वहाँ ये भी दिया गया है कि जमा वृद्धि व्यवसाय से हर वर्ष औसतन 7 से 8 लाख रुपये जो लाभ होता है और इसमें सोसाइटी में 450 सदस्य, ये सब उदाहरण के तौर पे है। बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं इसका पैक्स के माध्यम से, तो इसके बारे में दिया गया। अब यहाँ पे एक डाटा आ गया, इस डाटा को आपको नोट करना जरूरी होगा, चाहे वो मेंस का आंसर लिखने में भी कोट करेगा, क्योंकि किसान से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, गरीबी बेरोजगारी पे क्वेश्चन आते ही हैं मेंस में। जो छोटे किसानों का बड़ा सहारा, मतलब कृषि जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। छोटे और सीमांत किसान, मतलब छोटे और सीमांत किसान जो हैं, किसानों की आर्थिकी सशक्त में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बारे में समझे आंकड़े क्या कहता है। देखिए ये आंकड़ा हमारा है कि 13 करोड़ किसान देश भर में काम कर रही है पैक्स के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। आगे बात कर रहे हैं,
करीब करीब 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकृत अगले 5 वर्ष में केंद्र सरकार की योजना, मतलब 63,000 जो पैक्स का जो है कंप्यूटरीकृत का अगले 5 वर्ष में केंद्र सरकार करने की योजना बनाई है। 2516 करोड़ की कुल राशि पैक्स के कंप्यूटरीकृत में खर्च किया जाना है। 1528 करोड़ की राशि केंद्र सरकार की तरफ से पैक्स के कंप्यूटरीकृत के लिए दिया जाएगा। 3.01 करोड़ से अधिक किसान पैक्स की खेती से व्यवसाय के लिए ऋण ले चुके हैं। भागीदारी अगर बात करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि भागीदारी पैक्स के देश में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से 41% है। 2.95 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को पैक्स की तरफ से ऋण दिया जा रहा है। 2017 में देश पैक्स को एक मंच पर लाने के लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। 50,000 रुपये ऐसी पैक्स को दिए जाएंगे जो कॉमन सॉफ्टवेयर का काम करेगी। देखिए यहाँ पे पीएम का भी अच्छी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कमेटी ने देश में पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की स्वीकृति दिया है। इसका उद्देश्य क्या होगा इसके बारे में अब जान लें। इसका उद्देश्य ये है कि पैक्स के कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने और उन्हें कई अन्य कार्य को संपादित करने में योग्य बनाना है। केंद्र ने सभी पैक्स के कॉमन सॉफ्टवेयर के प्रयोग की अनुशंसा किया, जिससे लोन के तेज के वितरण के साथ त्वरित और आसान ऑडिट और भुगतान विसंगतियों में कमी जा सकेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, तो आप नोट कर सकते हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पे भी आया है कि पैक्स से खेती के तरीकों को किसानों की आय में सकारात्मक बदलाव आया है। यह जागरूकता का परिणाम है कि सभी किसान पैक्स को धान बेचते हैं। यहाँ 4 वर्ष से बिचौलियों का प्रभाव नहीं है। भाई यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत सारे जो इनको लाभ हो रहा है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि ऐसे लाभ मिल रहे हैं पैक्स से। चलिए, भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह, इस बीच पर मैंने पहले भी क्या कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया लाल किले पर, को मैंने भी पहले भी जिक्र किया है। तब इसको पढ़ लेंगे चीज़ें, बहुत सारा कुछ पहले हो भी चुका है सेशन में। यहाँ पे है आपको तैरने वाले पत्ते से स्वच्छ ईंधन, ये क्या है? तो सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है विज्ञानियों को ऊर्जा के एक नया स्रोत विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने इसे तैरते हुए कृत्रिम पत्ता विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश और पानी से स्वच्छ ईंधन उत्पन्न कर रहे हैं। ये पत्ते जो है वो समुद्र में बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। ये उपकरण जो है अत्यंत क्या है, तो ये पत्ते समुद्र में बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। ये उपकरण अत्यंत पतले और लचीले हैं और इनकी लागत भी बहुत कम है। इनका प्रयोग से दुनिया के जहाजरानी जो कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हाल के वर्षों में अगर बात करें तो पवन और सौर ऊर्जा जो है जैसी अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों काफ़ी सस्ता और सुलभ हो गई है। हालांकि जहाजरानी जैसे उद्योगों को कार्बन से मुक्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। दुनिया में लगभग अगर बात किया जाए तो 80% व्यापार जो है मालवाहक जहाज़ों के जरिए होता है जो जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित है। फिर भी जलवायु संकट के संदर्भ में इस क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया है। और भी अगर एक अध्ययन है हमारा, एक आंकड़ा है, यह अध्ययन दर्शाता है कृत्रिम पत्ते आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुकूल हैं इन्हें और इन्हें सौर ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम माना जा सकता है। नई कृत्रिम पत्तियों के परीक्षण ने प्रदर्शित किया कि वे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सीन गैस में बदल सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए तैयार करने से पहले कई अतिरिक्त सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आप देख सकते हैं चीज़ें और इसको नोट कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स जो पेज है, उस इकोनॉमिक्स पेज में भी एक दो आर्टिकल हैं हमारे पढ़ने के लिए। निर्यात बढ़ाने में जुटा भारत, मतलब भारत जो है हमारा निर्यात को बढ़ाने में मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो इसी बीच में अगर बात करेंगे तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, इस बात को जानेंगे तो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर जो है, एस जयशंकर जो है, तो ये जो है हमारे अभी लैटिन अमेरिका के 3 देश की यात्रा पर जा रहे हैं। उनको कौन कौन सा देश है वो, तो ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना और पराग्वे। 22 से 27 अगस्त तक रहेंगे ये तीनों देशों के साथ। वहाँ के राजनयिक जो वार्ता के साथ, वहाँ के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के साथ ये बातचीत करेंगे। क्योंकि क्या है कि 2022 की पहली 2 तिमाही में अमेरिका के विकास दर में नकारात्मक बढ़ोतरी हो रही है। इससे आर्थिक विशेषज्ञ मंदी की आहट बता रहे हैं। और अमेरिका जो क्या है जान ही रही चाहिए, अमेरिका जो है भारत का बड़ा कारोबारी पार्टनर है। भारत ने वित्त वर्ष 21-22 में अमेरिका को $76 अरब का निर्यात किया है, तो अमेरिका ने अमेरिका से $43 अरब का आयात किया था। अमेरिका में मंदी की शुरुआत होने का भारतीय निर्यात पर असर दिख रहा है और इंजीनियरिंग वस्तुओं के साथ कई अन्य वस्तुओं के ऑर्डर में कमी आने लगी है। तो इस बात को ध्यान देंगे चाहिए। आगे है हमारा एक और आर्टिकल था
कि त्योहारी सीजन में बढ़ेगा उत्पादन। अभी हमारे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या है, त्योहारी सीजन आने वाली है, तो वित्त मंत्रालय का मानना है कि त्योहारी सीजन में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका कारण ये है कि पिछले कुछ महीनों से औद्योगिक जिंसों का मूल्य घट रहा है और त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग में भी वृद्धि होगी। और मंत्रालय का ये भी मानना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई के सर्वे के अनुसार कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही, मतलब दूसरा तिमाही कब, जुलाई से सितंबर के बीच, तो दूसरा तिमाही जो होगा जुलाई से सितंबर के बीच, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के उत्पादन और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी होगा। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में पिछले 3 महीने से लगातार दहाई अंक में बढ़ोतरी भी मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से संकेत दे रही है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण खरीफ की बुवाई को मदद मिल रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। मंत्रालय के मुताबिक अब लोग खुलकर सैर सपाटा के साथ होटल रेस्टोरेंट जा रहे हैं। इससे शहरी इलाकों की खपत में इजाफा होगा और टूरिज्म, होटल जैसे उद्योग एक बार फिर से कोरोना काल से पूर्व की स्थिति में लौट रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है, पॉजिटिव न्यूज़ है। अब है क्या कि जून में संगठित क्षेत्र से जुड़ी 4.06 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ये डाटा है हमारा है ये, ठीक है। तो बीते कुछ महीनों में संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या लगातार में वृद्धि देखने को मिला है। कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या ईपीएफओ की ओर से शनिवार को एक डाटा जारी किया गया है, जो क्या है इसमें जून 2022 में संगठित क्षेत्र में 4.06 लाख महिलाओं की नौकरी मिली है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको डाटा रख सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे अगर बात किया जाए, देखिए हस्तशिल्प और हथकरघा का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा महाकुंभ। मतलब क्या कि विश्व दिव्य हब कुंभ 2019 के अभाव में पूरी दुनिया चौकाचौंध हुई थी। 2025 में पवित्र त्रिवेणी के तट पर होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की चमक भी देश और दुनिया देखेगी। आयोजन की तैयारी अभी से चल रही है। कुंभ 2019 की अपेक्षा इस बार महाकुंभ के क्षेत्रफल का 25 से 30% विस्तार किया जाएगा। लगभग 35 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने के मुताबिक की व्यवस्था तैयार किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पावन संगम तीरे हस्तशिल्प और हथकरघा का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये पूरा महोत्सव पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, जो पूरी दुनिया को संदेश देगा। इस बात को देख लेंगे चाहिए। अब ये हमारा आगे आईआर का सेक्शन में क्या है, तो सोनेवाल ने चाबहार बंदरगाह के विकास कार्यों का जायजा लिया है। सर्बानंद सोनोवाल जो है हमारे बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। उन्होंने जो है ईरान के जो चाबहार बंदरगाह है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में पूरी सक्रियता से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए इससे होगा क्या, तो इसके जरिए भारत जो है मध्य एशियाई देश जो है तक अपने उत्पादों की पहुंच को सुगम बनाना चाहता है। पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अली अकबर सैफी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और ईरान के बीच समुद्री और बंदरगाह विकास और सहयोग को लेकर सहमति बन गया है। बंदरगाह के ठीक से परिचालन के लिए दोनों देश ने ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इस बात को आप ज्वाइन पढ़ सकते चाहिए। और यहाँ है कि भारत से चोरी 7 कलाकृतियों लौटाएगा स्कॉटलैंड म्यूजियम। मतलब भारत से चोरी हुआ 7 कलाकृतियाँ जो थी पहले से ले गया था, उसको अब लौटाने की बात चल रही है। तो वो लौटाएगा कौन, तो स्कॉटलैंड से वापस आएगा। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के म्यूजियम ने भारत से चुराई गई 7 ऐतिहासिक कलाकृतियाँ वापस लौटाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। स्कॉटलैंड में किसी देश को एक बार में लौटाई जाने वाली ये सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ होगी। ब्रिटेन के किसी म्यूजियम से भारत को पुरावशेष की यह सबसे बड़ी वापसी होगी। इस बात को भी आप समझ आएंगे चाहिए ये। और आगे अगर बात करें तो आगे हमारा शायद अब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आर्टिकल है, तो यहाँ तक मैंने आपके सामने जिक्र किया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे। आज शायद संडे है तो पढ़ लेंगे चाहिए। चलिए, तो आप जो भी लोग हमारे चैनल पे नया जुड़े हैं तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको आसानी से मिल जाए। और पुराने जो हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप इसको नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को नोट्स करते हैं। ये चीज़ अभी नहीं दिखेगा, एग्जाम में इस समय में दिखेगा एग्जाम में कितनी फ़ायदा हमें मिली, चाहे पीटी के स्तर पे बात करें या हमारे मेंस के स्तर पे बात करें। ये चीज़ें और या इंटरव्यू के माध्यम से चीज़, तो ये दिल्ली जब तक प्रतिदिन इस चीज़ को आप रूटीन में लाएंगे तब फ़ायदा देखने को मिलेगा। हम कितना हमें फ़ायदा चीज़ें पहले जब तैयारी कर रहे थे उससे और अभी में तैयारी करने में कितना फ़ायदा हमें मिल रही है।
तो इस बात को देखेंगे चीज़ों को, और जितना आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपके संपर्क में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से लाभ हो सके, तो ये हम है हमारी। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।